नमस्कार। मैं रोशन हूँ और आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर गोविंद सिंह जी। प्रोफेसर गोविंद सिंह जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप नवभारत टाइम्स से लेकर आज तक में और तमाम समाचार पत्रों में रहे हैं। फिर आप शिक्षा क्षेत्र में चले गए और आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से शुरुआत की, फिर जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी गए और फिर आईआईएमसी दिल्ली, वहाँ से आप प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए हैं। तो आपने कई बच्चों को आपने शिक्षा दी और शिक्षकों को भी आपने प्रशिक्षित किया। तो आपका प्रोफेसर गोविंद सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया आपका। आपने अवसर दिया और याद किया। तो आप तो जी जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको आपके बारे में और ज्यादा पता चल सके। मतलब मैंने तो बहुत कम बताया है, पर एक्चुअल जो आपकी व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल व्यक्तित्व है। नहीं नहीं, विशाल तो नहीं है, आदमी तो एक ही है खैर। और मैं अपने आप को एक साधारण मनुष्य ही समझता हूँ। आ, मूलतः मैं उत्तराखंड से हूँ। और बचपन मेरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गांव में बीता है। उसके बाद चंडीगढ़ आ गया और पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ से, हाई स्कूल के बाद की पढ़ाई चंडीगढ़ से हुई। वहीं से ग्रेजुएशन, फिर एमए, एमफिल, पीएचडी की। और इसी बीच में मुझे पत्रकारिता में नौकरी मिली और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग स्कीम के तहत मुंबई चला गया। और वहाँ धर्मयुग में भारती जी के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। फिर नवभारत टाइम्स में रेगुलर हुआ और नवभारत टाइम्स में काम किया। दिल्ली आए। उसके अलावा बम्बई में तो खैर रही, बम्बई के अलावा दिल्ली में भी काम किया। प्रिंट मीडिया मुख्य रूप से मेरा एक तरह से क्षेत्र रहा है। 1996 में, 1999 में मुझे लगा कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उस समय नवभारत टाइम्स की स्थिति भी कुछ डामाडोल जैसी हालत में थी। रोज ये सुनाई पड़ता था कि भाई अखबार कहीं बंद न हो जाए, हिंदी के अखबारों का क्या भविष्य है। और इस तरह की अनर्गल सी बातें सुनाई पड़ती थी जिससे मन बड़ा खराब होता था। तभी मैं जी न्यूज में चला गया। वो नया चैनल जो है 24 आवर चैनल शुरू हुआ था 99 में। तभी मैं वहां चला गया। फिर उसके बाद साल भर के बाद ही मैं आज तक आ गया। और आज तक की भी चैनल के तौर पर जो है फाउंडिंग जो टीम थी उसका सदस्य रहा। और 2 साल से कुछ समय ज्यादा जो है आज तक में रहा। और फिर लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगा कि टेलीविजन शायद मेरे लिए बहुत उपयुक्त माध्यम नहीं है। वापस प्रिंट में आ गया। प्रिंट की वापसी एक तरह से पहले आउटलुक मैगजीन से शुरू हुई। वहाँ उसकी शुरुआत ही हो रही थी, उसकी उसमें भी फाउंडिंग जो टीम थी उसमें मैं था। और उसके अलावा जो है फिर अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये दो मुख्य अखबार रहे जहां मैंने काम किया। और विचार प्रमुख की हैसियत से मैं ज्यादातर काम किया। कार्यकारी संपादक था, लेकिन ज्यादातर काम मुझे ओपिनियन पेजेस हैं, फीचर पेजेस हैं, इस तरह का दिया गया। कादम्बिनी का भी कार्यकारी संपादक मैं था, एक तरह से उसका ओवरऑल इंचार्ज मैं ही था। तो उसके बाद जो है मुझे लगा कि मैं टीचिंग के लिए ज़्यादा फिट हूँ। और चूंकि एमए, एमफिल, पीएचडी की थी और टीचिंग का एक इंटरेस्ट शुरुआती दौर से था। मेरे एक शिक्षक कहा करते थे जो एमए में मुझे पढ़ाते थे, बहुत भले आदमी थे वो। लाहौर कहीं से पढ़ के आए हुए थे, पुराने जमाने के थे, पंजाब के। तो उन्होंने कहा कि मैं कहता था सर नौकरी कहाँ मिलेगी, क्या होगा। उस समय तो नौकरियां बहुत कम होती थी जी। हिंदी वालों के लिए। मैं हिंदी में एमए किया, एमफिल किया, तो हिंदी वालों के लिए या तो टीचिंग होती थी या थोड़ा बहुत पत्रकारिता थी। जी। तो मैं कहता था मेरा इंटरेस्ट तो पत्रकारिता में है, और क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पत्रकारिता में नौकरियां हैं नहीं और तनख्वाह बहुत कम मिलती है। उस समय संभावनाएं भी बहुत कम थी पत्रकारिता में। जी। तो उन्होंने कहा बेटा तू किसी काम के लिए नहीं, तू शिक्षक बन, तू सबसे अच्छा है। ये बेहतर है कि तुम अपने इलाके में जाकर के, उत्तराखंड में जाकर के आप शिक्षा के काम में जुड़ो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो पत्रकारिता में है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं,
पत्रकारिता तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन तुम पत्रकारिता के लिए बने नहीं हो, ये वो कहा करते थे। और तो मुझे भी ये लगता था कि शायद वो ठीक ही कहते होंगे। तो नतीजा ये हुआ कि आखिरी जो दौर था, यानी कि लगभग 30 साल की पत्रकारिता करने के बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया। जी। और इतना लंबा आपका अनुभव रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से लेके भी डिजिटल में भी आप रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो डिजिटल मीडिया का है। तो जी आप जी। किस रूप में देखते हैं इस डिजिटल मीडिया को? क्योंकि डिजिटल मीडिया के साथ साथ उसमें फेक न्यूज, डीप फेक और जो विश्वसनीयता की कमी है उसको लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट आ रही है। अभी राइटर्स और ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है, उसमें तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य आए हैं कि दुनिया में जो जेन जी है, जो युवा वर्ग है, वो तो खबर देखता ही नहीं है। न वो सुनता है, न अखबार पढ़ता है, न वो, उसको अगर व्हाट्सएप में कोई चला गया तो उतना ही वो देखता है, अदरवाइज को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। उसको कैसे देखते हैं? बात सही है आपकी। असल में देखिए, जो इंफॉर्मेशन जो है उसका, उसमें जो स्पीड बढ़ी इंटरनेट की वजह से, वो स्पीड बढ़ा दी उसने। और जो हम लोग देश विदेश की खबरों के लिए, अपने देश की दूर दराज की खबरों के लिए भी कई कई दिन तक इंतजार करते रहते थे, तो इंटरनेट ने उसको बहुत सुलभ कर दिया, आसान कर दिया। इसलिए जो है, और फिर ये मोबाइल के आने से, सोशल मीडिया के आने से, व्हाट्सएप जैसी चीजों के आने से, हर आदमी के हाथ में जो है वो मोबाइल आ गया, और उसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से सूचनाएं उनको मिलने लग गई। तो सूचनाओं में और खबरों में अंतर करना हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे जो पाठक हैं वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए सूचनाओं को ही, जो कोरी सूचनाएं हैं उन्हीं को खबर मान करके उसका उपभोग जो है, हमारे जो आम लोग हैं, जनता है हमारी, वो उसका इस्तेमाल करती है। तो उससे कुछ तो फायदा हुआ, मतलब एक तरह से जो बड़े अखबार हैं या टीवी चैनल हैं या पारंपरिक मीडिया है, उसका जो वर्चस्व था वो खत्म हुआ और आम आदमी के हाथ में एक तरह से आ गया। अब फेसबुक में आप ही जो है वो लेखक हैं, आप ही पत्रकार हैं, आप ही संपादक हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही सब कुछ जो है। इच्छा है वो आप उसमें। तो एक तरह से इस तरह की बात तो हुई उसमें, लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इसकी वजह से जो फेक न्यूज आया, डीप फेक आया, और झूठ मूठ का एक संसार जो है क्रिएट हुआ, आभासी संसार, जी। वो बहुत खराब है और बहुत नुकसान उससे हो रहा है। जी। अब लेकिन उस पर निर्भरता चूंकि बहुत ज्यादा है हम सब लोगों की, इसलिए उसको एकदम से नकार भी नहीं सकते। नुकसान बहुत है और हर आदमी इस नुकसान को झेल रहा है, लेकिन उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, मजबूरी हो गई। जी। तो ये एक समस्या है एक तरह से। वो एक जो कहा जाए कि मतलब एक अनिवार्य जैसा, अ, जो एक तरह से राक्षस है हमारे सामने खड़ा है, उसको हम चाहते भी नहीं, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि ये जो जी। टेक्नोलॉजी बदल रही है तो मजबूरी है कि आपको उसको साथ में रखना ही है। तो मुझे एक सवाल है आपसे कि क्या मुख्य धारा का मीडिया है और जो ये वैकल्पिक मीडिया, जो अभी आपने बात कही कि लोग सोशल मीडिया पर खुद ही पत्रकार बन गए, नागरिक पत्रकारिता का एक नया चलन आ गया है, तो वो जो नागरिक पत्रकारिता का चलन आया है, उसका जो उसका जो सोर्स है, वो सोर्स कौन है? बेसिकली जो मुख्य धारा है मीडिया, वही उसके सोर्स है, और तो कोई है नहीं। नहीं, सोर्स तो अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब यूजर जो है खुद ही जनरेट कर रहा है ना इंफॉर्मेशन को। अब क्या है कि बेसिक अंतर ये था कि भाई अखबार का जो रिपोर्टर है वो घटनास्थल पर जाता है, चार लोगों से बात करता है, और उसके बाद जो है वो अपना भी चिंतन करता है, अपनी भी जो उसकी योग्यता होती है खबर को परखने की, उसका इस्तेमाल करता है, और फिर आकर के ऑफिस में देता है। उसके सब एडिटर, चीफ सब एडिटर, न्यूज एडिटर, वो सब उसको जांचते हैं, तब जाकर के वो प्रोसेस, एक थॉरो प्रोसेसिंग के बाद वो खबर बनती है। लेकिन यहाँ जो है, मैं जा रहा हूँ और मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं कुछ खबर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, उसके रिपरकशंस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, और कोई घटना घटते हुए देखी, फोटो खींची और धड़ से एकदम फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाल दी, और वो खबर हो गई। तो वो जो है उसकी प्रोसेसिंग तो हुई नहीं, और ये भी नहीं मालूम कि उसका क्या असर पड़ेगा समाज पर।
तो इसलिए नुकसान जो है वो बहुत हो रहा है। इंफॉर्मेशन को हम लोग खबर मान लेते हैं, जी। ये बहुत नुकसान हो रहा है। और क्योंकि हर इंफॉर्मेशन खबर नहीं बन सकती, ये हम लोगों को बताया गया था जी। जब हम पत्रकारिता सीख रहे थे। जी। लेकिन आज दुर्भाग्य से आम आदमी यही समझ रहा है कि हर इंफॉर्मेशन खबर है, और जो जैसे घट रही है उसी तरह से वो देख रहा है। तो ये जो फेक न्यूज का जो इसमें बोलबाला हो रहा है और अविश्वसनीयता बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए आपके हिसाब से? क्योंकि अभी सरकार ने, अभी हम अगर पहलगाम की बात करें, तो सरकार को एक परामर्श जारी करना पड़ा और कहा कि भाई जिस तरह से आप ये हमारी सेनाओं के मूवमेंट दिखा रहे हो और झूठ मूठ का कि लड़ाई हो जाएगी, पानी बंद कर दिया, एक बूंद पानी नहीं मिले, इस तरह की जो खबरें चलाई, तो उन्होंने कहा भी इस तरह की सनसनी मत फैलाओ। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वनियंत्रण ठीक है या सरकार को ही कोई कदम उठाना पड़ेगा? स्वनियंत्रण से मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि स्वनियंत्रण जैसे बड़े घराने हैं या जो कन्वेंशनल मीडिया है, वो तो स्वनियंत्रण को थोड़ा बहुत समझता है। जिसके पास अखबार निकालने या मीडिया हाउस चलाने के संस्कार हैं, वो इसको समझता है और वो थोड़ा बहुत करता भी है। लेकिन जहां तक आम आदमी का है, जो क्रिएटर है, एक तरह से डिजिटल क्रिएटर जिसको हम कह सकते हैं, उसको क्या मतलब स्वनियंत्रण से? वो तो इसकी जो सेंसिटिविटी है, उसकी गंभीरता है, उसको समझता नहीं है। तो वो तो कुछ जानता नहीं। निश्चित रूप से कानून बनाने पड़ेंगे, और कानून केवल बनाने से भी काम नहीं चलेगा। उसका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी सुधार होना चाहिए। मतलब जैसे मुझे तो ये भी लगता है कई बार कि जो ये टेक्नोलॉजी है, जो बड़े कंपनियां हैं, फेसबुक है या ट्विटर है या यूट्यूब है या ये सब जो हैं, उन लोगों के अंदर भी टेक्नोलॉजिकली गड़बड़ियां हैं। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए फेक फेक न्यूज पैदा हुई। पहले थी फेक न्यूज, जरूर थी, लेकिन वो उस रूप में नहीं थी कि मतलब मिनट में आप हजारों लोगों तक पहुंचा दें एक एक झूठी खबर को, वैसा नहीं था। और वो फिर दूसरे दिन उसका खंडन वंडन भी हो जाता था अखबारों में छपी हुई गलत खबरों का। लेकिन आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी ने उसको इतना इजी बना दिया है, उसका प्रसार, कि बहुत मुश्किल हो गया उसको रोकना। तो टेक्नोलॉजी में भी सुधार करना पड़ेगा, और जो बड़े हाउसेज हैं, जो एक तरह से ग्लोबल प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र में, उनको भी उनके ऊपर भी नकेल कसनी पड़ेगी। बहुत सारे देशों ने की है, चाइना ने की है, बहुत सारे और देश कर रहे हैं। तो हमारे देश को भी करनी पड़ेगी। देखिए, 4 साल पहले तक बहुत मुश्किल था उसको नकेल करना। ट्विटर मान ही नहीं रहा था। हाँ। जब ट्विटर जो है बहुत मुश्किल से जो है उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भारत में नियुक्त करना शुरू किया। अब बताइए, इतना आप रुपया कमा रहे हैं इस देश से, और एक आप रिप्रेजेंटेटिव तक नियुक्त नहीं कर सकते जिससे कि हम शिकायत कर सकें। हम्म। तो इसका मतलब तो ये, ये, जो 2021 में सरकार ने जो इंटरमीडिएरी एथिक्स कोड जारी किया था, वो उचित था। हाँ, निश्चित रूप से उचित तो है ही है, आज भी उचित है। हालांकि उसको भी कोई मान उन नहीं रहा है। हम्म। उसका प्रचार भी बहुत ज्यादा हुआ नहीं, केवल सरकार की एक वेबसाइट पर वो डला हुआ है। हम्म। उसको कोई जानता नहीं। मैं तो अनेक पत्रकारिता पढ़ने वाले बच्चों से, पत्रकारिता शिक्षकों से इंटरव्यू में ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के बारे में जानते हैं? तो वो लोग नहीं जानते हैं। हम्म। उनको भी पता नहीं इस कोड के बारे में। तो किसी को जो है ये उसके नॉर्म्स जो है, कैसे हमको खबर डालनी चाहिए या कैसे सूचनाओं का डिसेमिनेशन करना चाहिए, इसके बारे में किसी को कुछ पता होता नहीं है। अच्छा, एक अभी एक ये बीमारी चल गई है जिसके अभी आप भी चर्चा कर रहे हैं। तो चाहे यूट्यूब हो चाहे वेबसाइट हो, उस पर ट्रैफिक आकर्षित करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ट्रैफिक का जो ये सनसनी फैला रहे हैं, वो ट्रैफिक आए और उससे फिर जो इनकम हो, जो एडवर्टीजमेंट आए, या जो आजकल जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, तो जिसको जितना जी, व्यूअरशिप मिलती है वो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बन रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे लोग जो एक तरह से, जो हमारा मीडिया दो हिस्सों में जो बट गया है, सरकार के पक्ष में और सरकार के विरोध में वाला, हम्म। उसके पीछे भी ये समस्या है। और जो दो पक्ष बन गए, तो कई बार मुझे लगता है कि जो ये आदमी जो बहुत ज्यादा अगेंस्ट में है या जो बहुत ज्यादा समर्थन में है, ये कल तक तो जब ये अखबार के डेस्क में था तब तक तो ये ऐसा था नहीं। ये हम्म। आखिर इसमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया? फिर धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये अपने दर्शकों का, एक तरह से व्यूअर्स का गुलाम हो गया है।
हाँ। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो दर्शक उससे छिटक जाएंगे, और उसको जो इनकम हो रही है वो एक तरह से जीरो हो जाएगी। तो एक तरह से वो दर्शकों के गुलाम है, अपने अपने दर्शकों के गुलाम हो गए हैं लोग। अच्छा, अभी एक आंकड़ा आया है, सरकार की तरफ से भी आंकड़ा आया है, एक जो डिजिटल न्यूज प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, जितनी ये वेबसाइट है बड़ी बड़ी, चाहे वो आज तक की हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो, इन सब की जो एसोसिएशन है उनकी एक रिपोर्ट आई है। और एक रिपोर्ट हमारी जो हॉस्टिंगर है उसकी भी रिपोर्ट आई है। इनका कहना है कि जो एडवर्टीजमेंट है, चाहे पीडब्ल्यूसी की भी रिपोर्ट है, कि जो जो एडवर्टीजमेंट है वो इसी साल की हम बात करें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। लेकिन इसमें जो कभी डिजिटल मीडिया को 15-20% जाता था, वो बढ़ के 40% हो गया, और वो बढ़ के 60 होने वाला है। और जो जी प्रिंट मीडिया का हिस्सा है वो घट रहा है, वो लगभग 12-13% पर आएगा। लेकिन जो सर्कुलेशन की बात हो रही थी, जैसे कि कोविड काल में था कि अखबारों की सर्कुलेशन बहुत कम हो गई थी, लगभग लगभग अगर हम कुल मिला के बात करें तो 1-1.5 करोड़ सर्कुलेशन गिर गई थी सभी अखबारों की। तो अभी हमने देखा कि सर्कुलेशन तो ठीक हो गई है, यानी गिरी हुई स्थिति नहीं है, सर्कुलेशन बढ़ रही है बहुत धीमी गति से। लेकिन जो डिजिटल मीडिया का आकार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा जा रहा है, प्रिंट को रेवेन्यू नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रिंट सरवाइव कर पाएगा? जो उसकी विश्वसनीयता है, आज भी लोग मानते हैं कि अगर खबर पढ़नी है तो आपको प्रिंट ही लेना पड़ेगा। तो एक तरफ उसके सामने है कि वो ठीक है, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है उसके सामने, तो संकट, वो अस्तित्व बचा पाएगा? देखिए रोशन भाई, मुझे तो लगता है कि जो अखबार है वो खत्म नहीं हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि 2021 में एकदम जीरो हो गया था एक तरह से। 3 महीने तक तो अखबार घरों में जा ही नहीं रहा था। हाँ। 3 महीने के बाद वो आया, फिर धीरे 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 70%। पिछले साल तक की कहा जा रहा था कि 70% सर्कुलेशन वापस आ गया है। हम्म। और अब धीरे धीरे वो ग्रोथ भी हो रही है, उसमें 5% की ग्रोथ मेरे ख्याल से, जो मुझे देखने को मिले पिछले दिनों आंकड़े, हाँ, वो ग्रुप। उसके हिसाब से 5% की ग्रोथ उसमें दिखाई दे रही है। जी। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंट की तरफ फिर से लोग आकर्षित हुए हैं, और उसको एक वास्तविक विश्वसनीय माध्यम जो है वो मान रहे हैं। वो बात अलग है कि प्रिंट में अब निश्चित रूप से, चूंकि न्यूज़ प्रिंट बहुत महंगा है, उसके छपने की प्रक्रिया बहुत लंबी है, और वो काफी खर्चीली है। तो मुश्किल तो है। और कुछ अखबार बचेंगे जरूर। ये हो सकता है कि बहुत सारे अखबार न बचें, जैसे पहले बहुत आसान था वैसे आसान शायद न रहे, लेकिन फिर भी अखबार बचेंगे। और जो बहुत ज्यादा तेजी डिजिटल की तरफ आई है, वो भी, उसमें भी कमी आएगी। जो जो स्पीड, जिस स्पीड से बढ़ रहा था, उसमें भी थोड़ा रोकथाम लगेगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि अगर ये स्थितियां रही तो आर्थिक मॉडल क्या होगा, अगर हम नए किसी पोर्टल की बात करें या किसी हम यूट्यूब चैनल की बात करें, क्योंकि जो स्टेब्लिश हैं, जैसे टीवी चैनल अब स्टेब्लिश हैं, अखबारों का अपना एक मॉडल है, इनका मॉडल क्या होगा? जो केवल सनसनी फैलाना, ट्रैफिक आकर्षित करने के लिए, या और कोई हो सकता है? आपकी नजर में क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा क्या है कि सनसनी फैलाना वगैरह, इसकी वजह से अपना ट्रैफिक तो बढ़ा रहे हैं लोग इस समय, तो उनको फायदा हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म लगता नहीं। लॉन्ग टर्म जो है सॉल्यूशन नहीं लगता है। पहले भी ये होता था कि जैसे कुछ टीवी चैनल बहुत ज्यादा उनकी टीआरपी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एडवर्टीजमेंट मिलता रहता था, फिर भी उनको विज्ञापन मिलता रहता था। जैसे अंग्रेजी का एनडीटीवी आप लगा लीजिए, हाँ, उसकी। वो उसका बहुत कम प्रसार था, मगर इसके बावजूद उसको विज्ञापन बहुत हाई लेवल के मिलते थे, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा एक बनी हुई थी। हाँ, उन्होंने तो मुझे क्रेडिट। लगता है कि विज्ञापन दाता जो हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई कौन वास्तविक ट्रैफिक किसके पास है, और किसके पास सनसनी वाला नकली ट्रैफिक किसके पास है। तो उस हिसाब से उनको भी विज्ञापन देने और लेने पर जो है वो, उनको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी क्योंकि संक्रमण का दौर है, इसलिए लगता है कि शायद ये ऐसा चल रहा है। जी। एक सवाल है, आप चूंकि आप मीडिया शिक्षक रहे हैं, और इतना लंबा आपका अनुभव रहा है, तो जो हमारे मीडिया संस्थान है उनकी क्या जिम्मेदारी अब होती है, क्योंकि वहां से जो बच्चे निकलते हैं वो कैसे एक अच्छे पत्रकार बन सकें, और जो समाज में एक जो फेक न्यूज का एक जो नैरेटिव चल पड़ा है उसको कैसे रोकेंगे? क्या इनमें क्या जिम्मेदारी है संस्थानों की?
ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि मीडिया संस्थानों की वास्तव में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन वो निभा नहीं पाते हैं। उसकी वजह एक सबसे बड़ी वजह ये दिखाई देती है कि जो हमारे ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, विश्वविद्यालयों के विभाग हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो थ्योरी तो बहुत जानते हैं, सिद्धांत तो बहुत जानते हैं, मगर वो प्रैक्टिकल उनको अनुभव नहीं होता है। तो वो प्रैक्टिकल जो है पढ़ा नहीं पाते हैं, और प्रैक्टिकली जो है बच्चों को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जो अखबार के डेस्क में या रिपोर्टिंग में बच्चा जाता है, तो वो अपना सिद्धांत बघाड़ने लगता है वहाँ। और वहाँ पर जो है उनको जो है तब नाक भौं सिकोड़ते हैं पत्रकार लोग जो डेस्क में बैठे हुए हैं, कैसे कहाँ से पढ़ लिख के आ गया, जो इतना भी नहीं आता है। तो उनको ये सब चीज एक बड़ी समस्या एक तरह से नजर आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, आदर्शवाद पढ़ाना अपनी जगह एक अलग चीज है। थ्योरेटिकली जो है आदर्शवाद पढ़ाया जाता है, और सारे विश्वविद्यालयों में जो एथिक्स है वो पढ़ाया जाता है। मगर उस एथिक्स के जो व्यावहारिक पहलू हैं, उनसे चूंकि अध्यापक खुद ही अनभिज्ञ होते हैं, जानकार नहीं होते उनके, इसलिए वो ठीक से उसका जो है जो सही स्वरूप है वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इस मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आप सब जानते हैं, और इसलिए वो इसीलिए सफल है क्योंकि वहाँ व्यावहारिक पत्रकारों को भी बहुत बड़ी संख्या में बुलाया जाता है। जी। और वो लोग जो है थ्योरेटिकली पढ़ करके आते हैं, और अपना जो व्यवहार है, व्यवहार में जो उनके अनुभव हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हिसाब से वो पढ़ाते हैं। तो जी। नतीजा ये होता है कि बच्चे जा करके काम शुरू कर देते हैं, और उनको उस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं जो बाकी विश्वविद्यालयों के संस्थानों के छात्रों को आती हैं। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी जो आपने चर्चा की कि बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट हो गए हैं, तो इसमें चूंकि मार्केट में पत्रकारों के लिए जगह कम हो गई है, और उसका कारण है कि डिजिटल मीडिया में अब खुद ही आदमी पत्रकार हो गया है, तो रोजगार का संकट है। मीडिया संस्थानों से लोग जाते हैं और उसके बाद वहाँ उनको पता लगता है कि उनकी बहुत कम तनख्वाह में उसको उनको रखते हैं, फिर वो साल 2 साल 3 साल में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और फिर वापस फिर वो दूसरी कोई और नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या मीडिया में आना चाहिए, या पहले दिन से उनको दूसरे जो वैकल्पिक तरीके हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, या दूसरी जगह को तलाश करनी चाहिए? नहीं, देखिए, पत्रकारिता या मीडिया जो है वो एक नोबल प्रोफेशन तो है ही है। हम्म। अंततः जो है जो काम है पत्रकार का, वो समाज के हित के लिए होता है। चाहे जितनी भी उसमें विकृतियां आ जाएं, चाहे जितनी भी व्यावसायिकता आ जाए, जितना भी व्यापार आ जाए, लेकिन अंततः एक पत्रकार का जो काम है वो तो आदर्श ही है। वो तो उसमें जनता का हित है, और लोकतंत्र की हित रक्षा उसके मूल में है। तो एक तो ये है। तो मुझे जो आपने जो शुरुआत में, जो सवाल की शुरुआत में जो बात कही, वो बहुत मुश्किल लगती है। जैसे ढेर सारे जो है इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, जो बेहिसाब जो संस्थान जो खुल रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए। और साथ ही साथ जो जिस तरह से लोग जो है हर मीडिया हाउस अपने इंस्टीट्यूट खोल रहा है, और ऑन जॉब ट्रेनिंग दे करके काफी बड़ी मात्रा में उनसे पैसा लेता है फीस के तौर पर, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे बिल्कुल वो सिर्फ जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि टेक्नोक्रेट बन के रह जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत जो है वो काम आ जाता है, लेकिन वो वास्तव में उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है जैसे लॉ की पढ़ाई है, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन को भी एक तरह से नोबल नोबल। प्रोफेशन माना जाता है। बिल्कुल। उसमें भी ह्रास आया है, वहां भी बहुत पतन आया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ मेडिकल काउंसिल है जो एक तरह से आपको एमबीबीएस की डिग्री को मान्यता देती है। या लॉ है तो एलएलबी करने के लिए आपको बार काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है। जी। ऐसे ही मीडिया काउंसिल या ब्रॉडकास्ट काउंसिल होनी चाहिए, जो इसको रेगुलेट कर सके। मतलब जी। हर कोई, मतलब कोई भी आदमी, एक एक आदमी आपने कोऑर्डिनेटर भर्ती कर लिया, आपने जो है पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू कर दी,
इसका क्या तुक है भाई? पत्रकारिता की पढ़ाई बाकी विषयों में आपके पास 10-10 लोग हैं, अध्यापक हैं, और वहाँ एक भी अध्यापक नहीं है रेगुलर, तो उसमें भी कोर्स चल रहे हैं। तो हाँ, ये नहीं होना चाहिए, उसका कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, मानदंड, मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तब जा करके पत्रकारिता पढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए। हर संस्थान को नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज बड़ी संख्या में लोग जो है पैदा हो रहे हैं और नौकरियां हैं नहीं उस तरह की। बिल्कुल। अभी आप और बड़ी मैंने, बड़ी मतलब आकांक्षाएं उनकी बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं, हाँ, और जब वो डेस्क में आते हैं और उनको बहुत काम करना पड़ता है, तब उनको पता चलता है कि भाई यहाँ तो काम भी करना पड़ता है। और बड़ी सैलरी निराशा होती है तब। शुरुआती दौर पे सैलरी बहुत कम होती है। जी। अच्छा, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि अभी जो लोगों ने, जो उन लोगों का अपना अनुभव है, जिन लोगों ने डिजिटल मीडिया सीख लिया, जिन लोगों ने यूट्यूब सीख लिया, जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइन सीख लिया, अब वो लोग यूट्यूब पर या ऑनलाइन लोगों को सिखा रहे हैं। और वो, उनका ये मानना है कि अभी जो जॉब है सारी वो ऑनलाइन है और डिजिटल से रिलेटेड है। पत्रकारिता या जिस तरह की हम जो परंपरागत पत्रकारिता कर रहे हैं वो अब नहीं रहा, और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो वो लोग कह रहे हैं, और जो ऐसे स्टडी भी आ रही है कि आने वाले समय में जो हम ये रेगुलर पढ़ रहे हैं, कहीं बीए बीकॉम कर रहा है कोई या एमए कर रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। और वो डिग्री की जगह अब जो प्रैक्टिकल डिग्री है, कि लोगों ने क्या सीखा, क्या स्किल है, उसको उस स्किल में आए तो वहां उसको जॉब मिलेगी। नहीं, स्किल्स का महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो डिग्री और डिप्लोमा जो बड़े लेवल के हैं उनका अपना महत्व है। हाँ, बड़े लेवल का अलग है, अगर इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल। उसमें उसका अपना महत्व है। आखिर यदि कोई पढ़ाने के लिए जाएगा तो वो केवल स्किल्स के भरोसे नहीं पढ़ा सकता है। उसके पास अपना ज्ञान भी होना जरूरी है, थोड़ा गहराई होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर पत्रकार प्रोफेसर नहीं बन सकता है। जी, उसके पास अपना बेस भी होना चाहिए, बिल्कुल। तब वो पढ़ा सकेगा। मतलब सिर्फ आप 2 दिन पढ़ा लेंगे, 3 दिन पढ़ा लेंगे अपने अनुभवों के आधार पर, लेकिन उसके आगे क्या होगा? हाँ, उसके, आपको तो लगातार एक बच्चे को गाइड करना है और कदम कदम पर गाइड करना है। जी, तो इसलिए मुश्किल काम होता है। जी, मुझे लगता है कि जो है, जो सचमुच की जो पढ़ाई है उसका अपना महत्व है, वो जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, और ये स्किल्स का भी अपना महत्व है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है स्किल्स नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, इसलिए जो है इनको इनके लिए खुला मैदान एक तरह से मिल गया है। बिल्कुल। तो अब एक सवाल आपसे ये है कि क्या सलाह रहेगी, कि आपके क्या सुझाव रहेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो डिजिटल मीडिया में जो जो भ्रांतियां आई हैं, जो हरास हुआ है, उसको रोकने में आपकी तरफ से क्या सुझाव होने चाहिए। देखिए, जो विद्यार्थियों के लिए या युवाओं के लिए बात है कि क्या हम उनको कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मीडिया है, पत्रकारिता है, और पत्रकारिता का अपना महत्व बना ही रहेगा। और उसमें उनको जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, एक तरह से जो उसके अच्छे सकारात्मक मानदंड हैं, उसके जो सकारात्मक पहलू हैं, उन पर तो माहिर महारत हासिल करनी ही चाहिए। मतलब ठीक है, आप के मालिक जो है, आप जो भी चाहते हो, या छोटे मोटे अखबार या छोटे मोटे चैनल के जो मालिक हैं, वो कुछ भी आपसे अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एक मानदंड है पत्रकारिता के, मीडिया के, उनके हिसाब से आगे बढ़ने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए। और ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं और उन्होंने अपने काम किए हैं तो भी सफल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है, बच्चों को अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए। नई जनरेशन की भाषा बहुत खराब है, जी, और भाषा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं वो लोग। हमारे स्कूलों कॉलेजों में भी भाषा की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। वहाँ भी चूंकि नंबर हिंदी में भी आपको 95 नंबर, 98 नंबर मिल रहे हैं, जबकि भाषा लिखनी नहीं आती है। बिल्कुल। हाँ, ये तो तो फेल। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, भाषा आनी चाहिए, साहित्य आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और तब जा करके आप लिखना, पढ़ना, बोलना, ये 3 जो पहलू हैं पत्रकारिता के, इनमें आपको मजबूत होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। जी, और दूसरा जो आपने कहा कि डिजिटल मीडिया की जो दुनिया है वो कैसे सुधर सकती है, उसको सुधारना, मतलब वो अपने आप ही सुधरेगी मेरे ख्याल से। समय जो है सुधार समय देगा। सुधारेगा। क्योंकि जो लग रहा है आज की तारीख में, बहुत सारे लोग जो है वो एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं।
अनिद्रा, इंसोम्निया की समस्या जो है वो अति निर्भरता की वजह से सोशल मीडिया पर वो पैदा हो रही है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग उससे दूर होंगे। अब ये शुरू हो गया, मतलब लोग उपवास रख रहे हैं। आज हमने मोबाइल उपवास रख लिया, यानी जी। आज हम मोबाइल नहीं छुएंगे। हाँ। तो ये क्या है, इससे ये पता चलता है कि मोबाइल से दूर रहना बहुत जरूरी है। लोग उपवास रख रहे हैं, मतलब जो खाना न खा करके उपवास रखते थे, वैसे ईश्वरीय आराधना करते थे, अब वो मोबाइल न छू करके ईश्वरीय आराधना कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत मुझे लगता है कि इसको जमाना अपने आप ठीक कर देगा। सरकारों को भी निश्चित रूप से काम करना चाहिए इस पर रेगुलेशन के जरिए। और जो बड़े जो प्लेयर्स हैं सोशल मीडिया के या टेक्नोलॉजी के, उनको भी इस पे सुधार करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात की मुझे लगता है इतना वैल्यूबल है कि हमारी आने वाली धन्यवाद, धन्यवाद। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पत्रकारिता में आने चाहते हैं, उनको बहुत इससे शिक्षा मिलेगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लिए जो आप नया पद ग्रहण करने जा रहे हैं उसके लिए भी आपको अग्रिम बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।